सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं भारत को नज़दीक से देखता हूँ, समझता हूँ, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत गणतंत्र है। इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिपब्लिक ऑन दिस प्लैनेट। अभी मैंने ये तो नहीं कह सकता कि अपनी आँखों से मैंने इस दुनिया को देखा है, लेकिन जितना दुनिया के बारे में पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर भारत को देखता हूँ, हम अपनी सारी खूबियों और सारी कमियों के साथ भी आज भी गणतंत्र की जो असलियत है या गणतंत्र की जो विशेषताएं हैं उसको चरितार्थ करने में समर्थ है। और हमारी विविधता, हमारे अंदर जो वो कहते हैं ना, जो जब अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी दी थी, तब ये हमने आज़ादी उनसे जब ली थी, तब उन्होंने ये भविष्यवाणी अनेक अवसरों पर किया कि ये लोग आपस में लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे, ये देश 10 साल भी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये लोग आपस में मर कट के ख़त्म हो जाएंगे। उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। हमारे अंदर विविधता है, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर अलग अलग तरह की मान्यताएं, अलग अलग तरह के धर्म और अलग तरह की संस्कृति, अलग तरह के रिवाज, रीति रिवाज, सब कुछ है। बट उन सब के बावजूद हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भारतीयता है, और वो भारतीयता जो है वो बनाए रखना होगा। हम बाद में बिहारी होंगे, हम बाद में हिंदू होंगे, हम बाद में मुसलमान होंगे, हम बाद में किसी जाति के होंगे, हम सबसे पहले क्या होंगे? भारतीय होंगे, है ना? बी ए प्राउड इंडियन। और भारत किनका है? मैं अभी रास्ते में आ रहा था, कुछ मुझे लगता है ग्रामीण होंगे, और वो ग्रामीण हो सकता है आर्थिक रूप से देश के विकास में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं करते हैं, उस पर मैं टीका टिप्पणी क्या करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को सबका हक है, और सबका, यहाँ राजीव नगर मोड़ पे कई सारे मजदूर काम की तलाश में सुबह में आते हैं, तो वो भी तो भारत को बनाते हैं। जब वो भवनों को बनाते हैं, ऊंची ऊंची तालिकाओं में वो काम करते हैं, तो भारत बनता है कि नहीं बनता है? तो उनका भी खून और पसीना लगा है इस देश को बनाने में। सबका योगदान है, ये देश सबका है, ये देश हर उस इंसान का है, व्यक्ति का है, जो किसी भी रूप में, मैं तो कहूँगा गांधी जी ने जिनके लिए कहा था कि समाज के विकास के मापदंडों में जो व्यक्ति सबसे दूर खड़ा है, जिसका जो विकास से सबसे दूर है, जो ज्ञान से, तकनीक से, सुविधाओं से, नागरिक सुविधाओं से, नागरिक अधिकारों से सबसे ज़्यादा वंचित है, सबसे ज़्यादा उसका है ये देश। जो सड़क किनारे किसी सरकारी ज़मीन पर झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पे आश्रित हैं, उनका भी है ये देश। लेकिन ये देश सबल बने, इसके लिए नई पीढ़ी को जिम्मा अपने हाथों में लेना होगा, ताकि हम सब अगर एक परिवार हैं, एक घर हैं, तो घर में कोई अधिक कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन घर में सब लोग सुखी संपन्न रहें, इसके लिए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। सुन दो, तुमको उन कुछ लोगों में बनना है जो इस देश को आगे ले जाने में अपना ज़्यादा योगदान देंगे, अपना ज़्यादा योगदान देंगे। तुमको उन नौजवानों में नहीं बनना है जो नेताओं से रोजगार की मांग करेंगे। मुझे बहुत तकलीफ होती है, कौन पार्टी जॉब देगी? जो जॉब देगी उसको वोट देंगे। अरे कोई पार्टी क्या जॉब देगी, नहीं देगी, हम जॉब देंगे, तुम जॉब दोगे, समझ रहे बात को? और हम देश को मजबूत बनाएंगे। कोई तुम्हारा घर चलाएगा ऐसा नहीं होगा, तुम अपना घर चलाओगे, तुम इस देश को चलाओगे। यह भाव हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, यह भाव हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और ये मिट्टी, ये धरा,
ये अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था अपने अंदर रखता था। भारत दुनिया के वैश्विक कारोबार में 1/4 से अधिक अपना हक रखता था। आज भी किसी देश का दुनिया के वैश्विक कारोबार में 1/4 का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज से ज़्यादा नहीं, 250 वर्ष पूर्व का जब इतिहासकार और अर्थशास्त्री गणना कहते हैं, तो वो वैश्विक अर्थशास्त्री बताते हैं कि दुनिया के कारोबार में भारत का हिस्सा जो है वो 1/4, चाहे वो रेशम हो, चाहे वो मसाले हों, हर दृष्टि और अनेकानेक वस्तुएं जो भारत से निर्मित होती, चाहे वो हमारा शिल्प हो, तो भारत उसमें दुनिया में सबसे आगे रहा। आज अगर थोड़ा पीछे हुआ है, तो अब वो अवसर आया है कि भारत पुनः आगे बढ़ रहा है, अपना योगदान दे रहा है। भारतीय अपनी प्रतिभा के साथ पूरे विश्व में चमत्कृत हो रहे हैं और पूरे विश्व को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा नई पीढ़ी को एक ही बात कहता हूँ कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और जो भविष्यवाणी हम पे 200 साल शासन करने के बाद किसी ने करी कि ये लोग आपस में मर कट के समाप्त हो जाएंगे, उनकी वो भविष्यवाणी कभी भविष्य में भी सत्य नहीं हो जाए। और उसका एकमात्र रास्ता है कि हर भारतीय में दूसरे भारतीय के प्रति परिवार का भाव हो, कि जब ये भारत का है तो ये मेरा क्या है, परिवार है। और परिवार में हर तरह के लोग होंगे, और परिवार में जो लोग ज़्यादा जिम्मेवारी उठाते हैं उनके ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, आप कर रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए कर रहे हैं, फिर अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हाँ, आपका परिवार आप जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, आपको लगता है कि 5 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है। सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे। हाँ, लेकिन जब आप अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं, विस्तारित करते हैं, तब आपको परिवार बड़ा हो जाता है। और फिर हमारी संस्कृति, हमारा सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व जो है वो क्या है, एक परिवार है, वैश्विक परिवार। और हम, जब मैंने भारत की बात कही, मैंने कहा कि यहाँ सबका हक है। हाँ, यहाँ हर गरीब का, हर जाति धर्म, हर संप्रदाय, हर मान्यता वालों का हक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जीव जंतु जो यहाँ इस देश में रहते हैं, उनका हक है। उनके लिए हमें उस धरती पे उनका हक है। हाँ, और हम उनके हकों का जो है, या जो हमारी जो वृक्ष है, जो हमारे जंगल हैं, ये धरती उनकी है। हम उनकी धरती को उनसे छीन लें, हाँ, इसका अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। तो ये सबके हक को मानते हुए अपना स्थान को बनाना, दूसरे के स्थान में अपना हिस्सा लेने की प्रवृत्ति से बचना, हाँ, ये है हमारी असली ताकत, है ना। एक विस्तारवादी सोच होती है कि हमें फैल जाना है, और एक दूसरी सोच होती है कि सबको स्थान देना है। तो तुम्हारी सोच क्या है? सबको स्थान ले देना है, सबको सबके साथ चलना है, सबका हिस्सा है, सबका हक है, और सबके साथ हमारा सामंजस्य है ना। यही तो हमारे एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा कारण है। हाँ? सबके लिए स्वागत है। लेकिन इसी बीच हमें अपनी ताकत बनानी है। विश्व पटल पर आज एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं तुम लोगों से कई बार कहता रहा हूँ कि अमृतकाल, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये दौर है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के या विश्व के इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में बहुत थोड़े समय के लिए 20, 25, 30 सालों का एक ऐसा कालखंड होता है जिस कालखंड में वो देश युवा होता है। तो भारत उस अमृतकाल से गुजर रहा है जब भारत बिल्कुल युवा होते जा रहा है। भारत की जो औसत आयु है वो बहुत कम है, लेकिन 20 साल गुजरते गुजरते ये अमृतकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद एक वृद्ध भारत होगा। क्या हम उस वृद्ध भारत का पोषण करने के लिए आज अपना श्रम लगा रहे हैं? क्या हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि 25 साल के बाद जो भारत युवा नहीं रहेगा, जो भारत थोड़ा वृद्ध हो जाएगा, जहां औसत उम्र युवा से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, थोड़ी वृद्ध हो जाएगी, उस वृद्ध होते हुए भारत को पोषण दे सके, इसके लिए आज जैसे वो चींटी जो है ना, जब मौसम अनुकूल होता है तो वो पहले से व्यवस्था करती है कि जब मौसम प्रतिकूल होगा तो उसके पास साधन और संसाधन होंगे। तो आज का युवा जो परिश्रम करेगा
तब वृद्ध भारत जो है वह अपना मतलब जो विश्व में एक स्थान, और दुनिया के जितने वृद्ध देश अभी हो रहे हैं हमारे सामने, यूरोपियन देश वृद्ध हो गए, वहाँ की औसत आयु अधिक हो गई, युवाओं की संख्या कम है। जर्मनी में, जापान दुनिया के सबसे वृद्ध देशों में से एक है, जापान में युवाओं की संख्या बहुत कम है, बच्चों की संख्या बहुत कम है और बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है। तो जब भारत के साथ वो स्थिति होगी कि जब हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी, युवाओं की संख्या कम होगी, तो हमारी तैयारी क्या है। और बात सिर्फ उस तैयारी की नहीं है, बात यह भी है कि आज जब ये अवसर का समय है, जब ऊर्जा देश की सबसे अधिक है, तब हम इस अवसर में क्या उसी तरीके से आगे निकल आएंगे जैसे जापान जब युवा था तो उसने पूरे दुनिया को पछाड़ दिया। जब चाइना 1980 से लेकर के 2010 तक बहुत युवा देश हुआ तो उसने पूरे दुनिया को आगे निकल गया, जो कि एक समय में भारत से भी पीछे था चाइना। तो ये चीज़, इस अवसर को हमें अपने हाथों से जाने नहीं देना है। और मुझे लगता है तुम लोग इस कहानी के एक अंश हो, तुम लोग इस कहानी में अपना भी एक अध्याय लिखो, इसकी तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, इसकी तुम्हारी मानसिकता होनी चाहिए। और सिर्फ जीवन यापन ये तुम्हारा ध्येय कभी नहीं होना चाहिए। जीवन यापन तो जीव जंतु भी करते हैं। जीवन यापन के लिए तुम अपना संकल्प ना बनाओ, तुम अपनी मनस्थिति, मानसिक स्थिति जीवन यापन के लिए तैयार नहीं करो। जीवन तो आए हो तो जीवन यापन तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा जीवन योगदान पूर्ण जीवन होना चाहिए। योगदान पूर्ण जीवन के लिए तुम्हारी मनस्थिति होनी चाहिए कि कंट्रीब्यूट करना है। संकल्प शक्ति इस तरह से मजबूत होनी चाहिए कि तुम्हें इस देश में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना है। और सोचने में भी सामर्थ्य लगता है, लेकिन तुमको ऐसा सोचना चाहिए, संकल्प बड़ा रखना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जब अपने आप पर भरोसा नहीं होता है तब बड़ा संकल्प नहीं हो पाता है। तो ये तुमको, और हमेशा अगर तुमको लगता है कि तुम घोषित कर सकते हो तो घोषित करो, अगर लगता है घोषित नहीं कर सकते हो तो मन में स्वघोषित करो, लेकिन इस संकल्प को लो कि तुम्हें एक योगदानपूर्ण जीवन, तुम्हें ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना है, विलासितापूर्ण जीवन जीना है। ऐसा मैं तुमसे आग्रह नहीं कर रहा हूं, मैं इसके खिलाफ भी नहीं। अगर तुम अपने जीवन में अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपने शौर्य से और अपने मेहनत से तुम एक पराक्रमपूर्ण, एक शौर्यपूर्ण, एक विलासितापूर्ण जीवन जी सकते हो, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ियां हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी इच्छा अगर है तो उसमें कोई बुराई है। लेकिन वो सब के साथ में अगर तुम एक योगदानपूर्ण जीवन जीते हो तो तुम्हारा जीवन जो है वो सार्थक है। और अगर योगदानपूर्ण जीवन नहीं है, स्वार्थपूर्ण जीवन है, तो फिर वो जीवन व्यर्थ है। जो सिर्फ अपने लिए सोचेगा, मुझे लगता है कि ऐसी सोच जो है वो बहुत दूर तक जा भी नहीं पाती है। अधिकांश ऐसी सोच जो होती है वो बहुत कुछ कर पाए, हासिल कर पाए, ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे ही सोच विस्तृत होती है बहुत संभावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो यही मेरा तुम लोगों से आज के लिए आग्रह है कि एक योगदानपूर्ण जीवन के लिए तुम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाओ और यह मत सोचो कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा और इतने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। तुम जो कर सकते हो वो तुम्हारा एक बिल्कुल यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा, वो तुम्हारा बिल्कुल एक अनोखा योगदान होगा। और अगर तुमने जो भी योगदान दिया वो अपने आप में सार्थक होगा। हाँ, तुम्हें अपनी दृष्टि को व्यापक और विस्तृत बनाना होगा। तो यही मेरे आज तुम लोगों के लिए आग्रह है, इसको तुम लोग अपने ध्यान में रखोगे। सुबह हम लोग लगभग 20 मिनट तक गणतंत्र दिवस के वहाँ गांधी मैदान में जहाँ रहते हैं तो वहाँ विलम्ब हुआ, मुझे लगता है इसके कारण तुम लोगों को, लेकिन वहाँ की व्यवस्था में हम लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और यहाँ हमने पोदार सर को कहा कि तब तक तुम लोगों से वो बातचीत करेंगे। हमको ये भी बताया गया कि संख्या कम है। हाँ हाँ हाँ, चलो, लेकिन जो बच्चे आज आए हैं एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ। तुम लोग देश के लिए आए हो, फ्लैग के लिए आए हो, है ना, फ्लैग होस्टिंग के लिए आए हो। ये तुम्हारी खासियत है,
ये देख करके, और ये तुमको बाकियों से अलग बनाता है, बाकियों से तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाता है ना? तो ये बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत ही पावन अवसर है, जैसा कि सर ने कहा कि जीवन में एक संकल्प लो सभी लोग। और मैं तो इस सेल्फी और इंस्टा के ज़माने में कहूँगा कि आज इस झंडे के नीचे कॉलेज के सामने खड़े होकर सब लोग अपना अपना सेल्फी लेना और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अपना संकल्प जरूर पोस्ट करना कि सर के आह्वान पर मैंने जीवन में क्या चुनौती ली है और मेरा इस कंट्रीब्यूशन इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए।